रसोई के भीतर लकड़ी के चूल्हे की आंच में सब्जी पकने की महक पूरे घर में घूम रही थी। मैं चौखट पर खड़ी थी और अपनी सास अनुपमा जी को चुपचाप देख रही थी। उनके हाथ में एक पुरानी सी लेकिन चमचमाती चांदी की थाली थी। कितनी बार मैंने सोचा था कि ये थाली उनकी सबसे प्यारी चीज है, लेकिन क्यों ये कभी समझ नहीं पाई। माँ एक कोने में बैठकर उस थाली में अपना खाना परोस रही थी। घर में और भी थालियां थी, लेकिन वो कभी किसी और थाली में नहीं खाती और ये थाली कभी किसी और को नहीं देती थी। जब मैं शादी के बाद पहली बार ससुराल आई तो सोचा ये बस एक आदत होगी, लेकिन 5 साल बीत गए। आदत और मेरे मन में सवाल बड़ा होता गया। एक बार मैंने मजाक में कहा, माँ जी ये थाली हमें भी दे दीजिए, एक दिन मैं भी इसमें खाना खाऊंगी। उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन आवाज में एक ठंडापन था। ये थाली सिर्फ मेरी है बहू, मैं इसे नहीं दे सकती। उस दिन उनके चेहरे की झलक मेरे दिल में घर कर गई। उनकी मुस्कान में कुछ छुपा हुआ था, जैसे चांदी की चमक के पीछे कोई परछाई। बरसात की वो दोपहर भी कुछ वैसी ही थी। खिड़की से आती हवा उनके पल्लू को हिलाती रही, लेकिन वो थाली से नजर नहीं हटाती। मैंने गौर किया, थाली के किनारे पर एक छोटा सा, लगभग मिट चुका अक्षर उभरा हुआ था, आ। मैं मन ही मन बुदबुदाई, अर्थात अनिका अजय, या फिर बस किसी कारीगर का निशान। मैंने सोचा ये कोई मामूली चीज नहीं, इस थाली में एक कहानी कैद है जो शायद मेरे घर के रिश्तों से भी पुरानी है। और तभी मैंने ठान लिया, मैं इस चांदी की परछाई में छुपे सच को जानकर रहूंगी। घर में हलचल कम थी। कुणाल दफ्तर चला गया था और माँ जी पूजा के कमरे में मंत्र बुदबुदा रही थी। मैंने सोचा आज रसोई को थोड़ा साफ कर दूं। मैंने एक लकड़ी का बक्सा उतारा जिसका ढक्कन थोड़ा सा टूटा हुआ था। ढक्कन खोलते ही धूल का बादल सा उठा और उसमें से एक पुरानी, आधी भीगी हुई तस्वीर फिसलकर मेरी गोद में आ गिरी। तस्वीर में माँ जी थी, लगभग 25 साल पहले की। उनके साथ एक छोटी सी लड़की थी, शायद 5-6 साल की, और उसकी गोदी में वही चांदी की थाली रखी थी। मैंने गौर से देखा, तस्वीर के पीछे हल्के से धुंधले शब्द लिखे थे, अनिका, पहली बार अपनी थाली के साथ। मेरे दिल में एक अजीब सा कंपन हुआ। अनिका, मैंने कभी इस नाम को हमारे घर में नहीं सुना था। तभी पीछे से माँ जी की आवाज आई, बहू तुम वहाँ क्या कर रही हो? मैंने तस्वीर जल्दी से पल्लू में छुपा ली और मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं माँ जी, बस अलमारी साफ कर रही थी। लेकिन मेरे अंदर ही अंदर सवाल अब और बड़ा हो चुका था। अनिका कौन थी और इस थाली से उसका क्या रिश्ता था? शाम का समय था। आंगन में तुलसी के चौरे पर दिया जल चुका था और रसोई में तड़के की खुशबू फैल रही थी। माँ जी सब्जी में नमक डाल रही थी और मैं चुपचाप उनके पास खड़ी थी। दिल कई बार कह रहा था, अभी मत पूछ, वक्त ठीक नहीं। लेकिन तस्वीर में उस मासूम लड़की का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, माँ जी एक बात पूछूं? उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहू पूछो, क्या हुआ? मैंने गहरी सांस ली। माँ जी, अनिका कौन थी? उनके हाथ का चम्मच हवा में ही रुक गया। आंखें मेरे चेहरे पर टिकी, जैसे किसी ने उनके सीने में छुपा हुआ राज अचानक खींचकर बाहर रख दिया हो। कुछ पल तक वो कुछ नहीं बोली, फिर धीरे से कहा, तुम्हें ये नाम किसने बताया? मैंने पूरा सच नहीं बताया, बस यूं ही सुना था। उनका चेहरा बुझ गया। अनिका अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। वो आपकी बेटी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा, लेकिन उनकी आंखों में ना आंसू थे ना गुस्सा, बस एक अजीब सा खालीपन था। कुछ रिश्ते बहू नाम से नहीं, दर्द से पहचाने जाते हैं। अनिका वही दर्द है। उसके बाद उन्होंने बात बदल दी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे लिए अब ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं रही, ये एक जरूरी खोज बन चुकी थी। अनिका का सच और थाली का रहस्य दोनों एक ही डोर से बंधे थे। अगले दिन दोपहर में कुणाल दफ्तर में था और माँ जी मंदिर गई थी। मैं आंगन में कपड़े सुखा रही थी। तभी बगल के घर की रानी आंटी आ गई। रानी आंटी यहाँ पिछले 35 साल से रह रही थी। मतलब उन्होंने इस घर के लगभग सभी राज देखे होंगे। बहू, सुना है अनुपमा जी मंदिर गई हैं? हाँ आंटी, अभी थोड़ी देर पहले निकली हैं। वो मेरे पास आकर धीमे से बोली,
जानती हो तुम्हारी सास पहले कितनी हंसमुख थी, जब तक अनिका थी। मेरे कान चौकन्ने हो गए। आंटी अनिका कौन थी? रानी आंटी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे परख रही हो कि मुझ पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। फिर धीरे से बोली, अनिका उनकी जान थी, बड़ी मासूम। चली गई। चली गई, मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, और उसी दिन से अनुपमा के हाथ से वो चांदी की थाली कभी नहीं छूटी। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ था अनिका को? रानी आंटी ने गहरी सांस ली, आंखें थोड़ी नम हुई। वो कहानी अनुपमा से सुनना, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि उस दिन यहाँ बहुत बड़ा तूफान आया था, बाहर भी और इस घर के अंदर भी। उनके जाने के बाद मैं बरामदे में देर तक बैठी रही। अब मेरे पास सुराग था, अनिका की मौत और उस दिन का कोई बड़ा हादसा। लेकिन ये बात साफ थी कि उस चांदी की थाली में सिर्फ खाने की नहीं, बल्कि किसी अधूरे रिश्ते की महक भी बसी थी। उस शाम अनुपमा मंदिर से लौटकर थकान के कारण जल्दी सो गई। कुणाल अभी घर नहीं आया था। मेरे मन में रानी आंटी की बातें गूंज रही थी। अनुपमा माँ का पुराना संदूक अलमारी के निचले खाने में रखा था। लकड़ी पर समय के दाग थे और कुंडी थोड़ी ढीली। मैंने धीरे से उसे खोला। अंदर पुराने कपड़े, कुछ गीले पड़ चुके दस्तावेज और सबसे नीचे एक छोटा सा लाल कपड़े में लिपटा बंडल था। मैंने बंडल खोला। अंदर एक खत था, जिसका कागज नमी से थोड़ा मुड़ चुका था। लिखावट गोल मटोल थी और पहली पंक्ति ने ही मेरी सांस रोक दी। प्यारी माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपने कहा कि अब से ये थाली हमेशा मेरी होगी। मैंने खत आगे पढ़ा। जब भी मैं इसमें खाऊंगी मुझे आपकी याद आएगी। आप बोली थी कि ये आपकी माँ ने आपको दी थी और अब आप मुझे दे रही हैं। कल मेरा जन्मदिन है और मैं इसमें खीर खाऊंगी। आपको बहुत प्यार, आपकी अनिका। मेरी आंखें उस पंक्ति पर टिक गईं। कल मेरा जन्मदिन है, लेकिन खत का आखिरी हिस्सा धुंधला था, जैसे पानी गिरकर स्याही फैला चुका हो, शायद बारिश का पानी या फिर आंसू। मैंने खत वापस मोड़ा और कपड़े में लपेट दिया। लेकिन अब मेरे सवाल और भी तेज हो गए थे। अगर अनिका को ये थाली उसके जन्मदिन से एक दिन पहले दी गई थी, तो अगले ही दिन वो इस दुनिया से कैसे चली गई? क्या उस जन्मदिन पर कुछ हुआ था? अगले दिन दोपहर में अनुपमा जी किसी शादी में गई थी और कुणाल ऑफिस से देर से आने वाला था। मैंने सोचा क्यों ना अलमारी का ऊपरी हिस्सा भी देख लूं, जहां पुरानी किताबें और फोटो एल्बम रखे थे। धूल में लिपटा एक मोटा एल्बम मेरे हाथ में आया। कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, यादों के पल। एल्बम खोलते ही पुराने जमाने की तस्वीर सामने आई। कुणाल का बचपन, माँ के मायके के दिन, और फिर एक पन्ने पर आते ही मेरा दिल धक से रह गया। तस्वीर में एक छोटी सी लड़की थी, चटक गुलाबी फ्रॉक में, सिर पर छोटी सी पगड़ी जैसी रिबन और आंखों में मासूम चमक। उसके सामने एक मेज पर चांदी की वही थाली रखी थी, जिसमें खीर और पूरी सजाई गई थी। पीछे लोगों की भीड़ थी, हंसते बातें करते जैसे कोई बड़ा जश्न हो। लेकिन तस्वीर के एक कोने में मैंने कुछ अजीब देखा। खिड़की के पास खड़ा आदमी था, जिसका चेहरा आधा पर्दे से ढका हुआ था। उसकी आंखें सीधे अनिका की तरफ टिकी थी और उस नजर में कुछ असामान्य था। मैंने तस्वीर को ध्यान से देखा। आदमी के हाथ में एक छोटा सा डिब्बा भी था, जिस पर कोई लेबल नहीं दिख रहा था। उस पल मेरे भीतर अजीब सी बेचैनी उठी। अगर ये सिर्फ एक सामान्य जन्मदिन था, तो फिर ये आदमी कौन था और उसकी नजर में वो बेचैनी क्यों थी? मैंने तस्वीर का पन्ना पलटा तो अगले पेज पर बस एक खाली जगह थी, जैसे वहां से किसी तस्वीर को जानबूझकर निकाल दिया गया हो। क्या वो तस्वीर उसी दिन के बाद की थी? अब मुझे यकीन हो चुका था कि अनिका की मौत कोई साधारण हादसा नहीं थी। उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसे इस घर ने सालों से दबा कर रखा है, और शायद वो चांदी की थाली उस सच की चाबी थी। उस दिन शाम को मैं सब्जी मंडी से लौट रही थी, तो गली के नुक्कड़ पर मुझे बूढ़े काका मिले। काका इस घर में सालों पहले नौकर थे, अब उम्र के कारण काम छोड़ चुके थे। उनके हाथ कांपते थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी सब कुछ साफ साफ दिखता था। अरे बहू, पहचान लिया? काका ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ काका, आप कैसे हैं? हम दोनों सड़क किनारे ठहर गए। कुछ देर इधर उधर की बातें हुई, फिर मैंने मौका देखकर कहा, काका आपको अनिका याद है?
उनके चेहरे पर जैसे कोई पुरानी परछाई उतर आई। अनिका बिटिया को भला कोई कैसे भूल सकता है? उसका दिल सोने का था। मैंने धीमे से पूछा, उसके जन्मदिन पर क्या हुआ था? काका कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, उस दिन घर में बड़ा जश्न था। बहुत सारे मेहमान आए थे। गाना बजाना चल रहा था, लेकिन उन्होंने चारों तरफ ऐसे देखा जैसे कोई सुन न ले। मैंने खिड़की के पास एक अजनबी को देखा था। वो बार बार अनिका की थाली के पास जा रहा था। क्या आपने किसी को बताया? मैंने उत्सुकता से पूछा। काका ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, बताया था पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। बोले, मैं बूढ़ा हूँ, आंखें धोखा देती हैं। उसके बाद बस शोर मचा कि अनिका की तबीयत अचानक बिगड़ गई और रात होते होते काका की आवाज रुक गई, गला भर आया। हमने उसे खो दिया। मैंने उनकी आंखों में देखा। वो घटना आज भी उन्हें भीतर से हिला देती थी। उन्होंने जाते जाते बस एक वाक्य कहा, बहू, उस दिन की सच्चाई अब भी इस घर की दीवारों में कैद है। अगर सच जानना है तो उस थाली को देखना ध्यान से। अब मैं जान चुकी थी, थाली में सिर्फ यादें नहीं, बल्कि शायद उस जहर का भी कोई निशान था जिसने अनिका को हमसे छीन लिया। और इस रहस्य की परतें खोलना अब मेरा फर्ज बन चुका था। उस रात घर में सब सो चुके थे। मैंने धीरे से रसोई का दरवाजा खोला। थाली हमेशा माँ के पास रहती थी, लेकिन उस दिन उन्होंने पूजा के बाद उसे धोकर अलमारी के ऊपर वाले खाने में रख दिया था। मैंने स्टूल खींचकर थाली उतारी। उसकी ठंडी चमक मेरे हाथों में उतर गई। पहली नजर में तो थाली बिल्कुल साफ थी, लेकिन मैंने काका की बात याद की और ध्यान से देखा। मैंने उसे टॉर्च की रोशनी में हर तरफ से घुमाया। थाली के किनारे हल्की सी घिसावट थी, जैसे किसी ने सालों तक उसे रगड़ रगड़ कर साफ किया हो। और फिर मैंने देखा, थाली के तल पर बहुत हल्का सा उकेरा हुआ एक निशान था। इतना महीन कि सामान्य रोशनी में दिख ही नहीं सकता था। निशान में एक आकृति थी, जैसे दो सांप एक दूसरे के चारों ओर लिपटे हों, और बीच में एक छोटा सा बिंदु। उसके नीचे कुछ अक्षर थे जो घिस चुके थे, लेकिन लगता था जैसे किसी पुराने ब्रांड या किसी सुनार की मोहर हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये कोई साधारण रसोई की थाली नहीं थी, इसका कोई खास मतलब था। शायद वही निशान इस बात की चाबी था कि अनिका की मौत में थाली का क्या रोल था। तभी पीछे से हल्की सी आहट हुई। मैंने मुड़कर देखा तो माँ दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखें थाली पर जमी थी और चेहरे पर डर और गुस्से का मिला जुला रंग था। बहू, तुमने मेरी थाली को हाथ क्यों लगाया? उस पल मुझे महसूस हुआ, मैं अब सच के बहुत करीब हूँ, लेकिन साथ ही खतरे के भी। माँ दरवाजे के पास खड़ी थी। उनकी आंखें अंधेरे में और गहरी लग रही थी। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा कंपन था। बहू, ये थाली, ये कोई साधारण बर्तन नहीं है। मैंने थाली धीरे से मेज पर रख दी। माँ, मैं बस इसे देख रही थी। इसमें ये अजीब सा निशान क्यों है? उन्होंने मेरी बात का सीधा जवाब नहीं दिया। कुर्सी पर बैठकर गहरी सांस ली और बोली, ये थाली मेरी माँ ने मुझे दी थी, और उससे पहले उनकी माँ को। पीढ़ियों से ये हमारे घर में है। कहते हैं इसे बनाने वाला सुनार कोई साधारण कारीगर नहीं था, बल्कि कोई तांत्रिक कारीगर था। मैंने चौंक कर पूछा, तांत्रिक कारीगर? हाँ, जो चांदी में मंत्र फूंक देता था। कहते हैं इस थाली में रखा भोजन खाने वाले के मन और शरीर दोनों पर असर करता है, अच्छा या बुरा, जैसा चाहो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या अनिका? मैं बोलते बोलते रुक गई। माँ ने मेरी आंखों में देखा, फिर नजरें झुका ली। कुछ बातें पूछनी नहीं चाहिए बहू, और कुछ सच सहा नहीं जाता। उन्होंने थाली को मेरे हाथ से लेकर वापस अलमारी में रख दिया। बस इतना समझ लो, इस थाली को छूना भी हर किसी के बस की बात नहीं। उनके कमरे में जाते ही मैंने महसूस किया, उन्होंने मुझे इतिहास तो बताया, लेकिन उस रात और अनिका के मौत के बारे में एक शब्द नहीं कहा। इसका मतलब साफ था, वो कुछ छुपा रही हैं, और वो भी बहुत बड़ा सच। अगली सुबह माँ और कुणाल दोनों शहर गए थे। मैंने मौका पाकर तय किया कि अब इस तांत्रिक कारीगर के बारे में सच्चाई पता करनी ही होगी। गांव का पुराना पंचायत भवन, जिसकी दीवारों पर समय के दाग और छत पर मकड़ी के जाले थे, वहाँ एक बूढ़ा मुंशी बैठा था। उसके पास लकड़ी की अलमारी में पीले पड़ चुके मोटे रजिस्टर रखे थे। मुझे पुराने सुनारों के रजिस्टर देखने हैं, मैंने कहा। मुंशी ने आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए कहा, इतिहास पढ़ना है क्या?
मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, कुछ ऐसा ही। हमने सालों पहले पुराने पन्ने पलटे और फिर एक पन्ने पर मेरा हाथ रुक गया। उस पर लिखा था भैरवनाथ कारीगर, पेशा चांदी के धार्मिक बर्तन बनाना, विशेष तांत्रिक अनुष्ठानों में उपयोग होने वाले पात्र, चेतावनी, इनका काम केवल विशेष मांग पर किया जाता है। उसके नीचे एक और नोट था जो किसी ने लाल स्याही से लिखा था, इनके बनाए बर्तनों में मंत्रबद्ध धातु का उपयोग होता है जिससे भोजन खाने वाले पर मानसिक प्रभाव डाला जा सकता है। एक घटना में ऐसे बर्तन के कारण एक बालिका की मृत्यु हुई। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। बालिका? क्या वो अनिका थी? भैरवनाथ कारीगर अब शायद जिंदा नहीं होंगे, लेकिन उनके बनाए बर्तन अब भी लोगों के पास होंगे, और शायद उन्हीं में से एक ये थाली है। मैंने रजिस्टर का पन्ना अपने फोन में खींच लिया। अब मुझे एक और दिशा मिल चुकी थी, भैरवनाथ के परिवार या उनके पुराने ग्राहकों तक पहुंचने की। शायद वहीं से मुझे अनिका की मौत का सच मिलेगा। रजिस्टर से मिले पते के सहारे मैं अगले दिन पास के कस्बे पहुंची। सड़क के किनारे आखिरी छोर पर एक पुराना जर्जर मकान था, जिसके बाहर टूटी हुई नेम प्लेट पर फीके अक्षरों में लिखा था भैरवनाथ वंश। दरवाजा खटखटाने पर एक दुबला पतला युवक निकला, उम्र लगभग 30 साल। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे कई रातों से सोया ना हो। मैं अनामिका हूँ, भैरवनाथ कारीगर के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। उसने बिना मुस्कुराए मुझे अंदर बुला लिया। कमरे में चांदी के बर्तनों के टुकड़े, पुराने औजार और अधूरे डिजाइन बिखरे पड़े थे। मैं राघव, भैरवनाथ का पोता। दादा को गए हुए बहुत साल हो गए, लेकिन उनके बनाए बर्तन अब भी लोगों के पास हैं, और वही मुसीबत की जड़ है। मैंने धीरे से कहा, मेरे ससुराल में एक चांदी की थाली है जिस पर 2 सांपों का निशान है और बीच में एक बिंदु। क्या ये आपके दादा का काम है? राघव का चेहरा जैसे सख्त हो गया। हाँ, वो दादा के नागमंडल सीरीज का हिस्सा है। इन्हें बनाने के लिए चांदी में एक विशेष धातु मिलाई जाती थी जिसे मंत्रों से बांधा जाता था। इसका असर क्या होता था? जिसके लिए मंत्र पढ़ा गया हो, थाली में रखा भोजन उसी पर असर करता था। कभी उपचार तो कभी मौत। मेरे गले में जैसे कांटा अटक गया। क्या आप जानते हैं, इस थाली से पहले भी किसी की जान गई है? राघव ने मेरी आंखों में देखा। जी, दादा के बनाए ऐसे बर्तन कम से कम 4 मौतों से जुड़े हैं, और अगर थाली अब भी सक्रिय है तो वो जिसे निशाना बनाएगी उसे बचाना लगभग नामुमकिन है। मैंने कांपते स्वर में पूछा, तो इसे निष्क्रिय कैसे किया जा सकता है? राघव ने धीमी आवाज में कहा, इसके लिए उस मंत्र को उल्टा पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो सिर्फ वही कर सकता है जिसने इसे मूल रूप से सक्रिय किया हो। मेरे सीने में धड़कनें तेज हो गईं। इसका मतलब मंत्र पढ़ने वाला शायद आज भी जिंदा है और उसी ने अनिका को मारा था। राघव की चेतावनी सुनकर मेरा मन अशांत हो गया। वो बोला था मंत्र पढ़ने वाला जिंदा है और सिर्फ वही इसे रोक सकता है। मैंने पूछा, क्या आप बता सकते हैं ये मंत्र किसने पढ़ा था? राघव ने कहा, दादा कभी किसी का नाम नहीं बताते थे, लेकिन हर बर्तन देने से पहले एक खास निशान अंदर की तरफ उकेरते थे। वो सिर्फ उसी को दिखता था जिसने मंत्र पढ़ा हो। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। थाली के तल पर जो मैंने हल्का सा निशान देखा था, वो शायद मंत्र पढ़ने वाले के लिए था। मैंने थाली की तस्वीर फोन में राघव को दिखाई। उसने ध्यान से देखा और तुरंत कहा, ये निशान माँ का है। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मतलब मेरी सास? राघव ने सिर हिलाया। हाँ, इसका मतलब ये है कि आपकी सास ने खुद ये मंत्र पढ़ा था, और अगर अनिका की मौत इस थाली से हुई तो वो आगे चुप हो गया, लेकिन शब्द पूरे करने की जरूरत नहीं थी। मैं चुपचाप घर लौटी। माँ मंदिर के आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, लेकिन अब उस मुस्कान के पीछे मुझे एक और चेहरा दिख रहा था। एक ऐसा चेहरा जो शायद बहुत बड़े राज को छुपाए बैठा था। मेरे दिल में डर और गुस्सा दोनों उमड़ रहे थे। क्या मेरी सास ने जानबूझकर अनिका को मारा था? और अगर हाँ तो क्यों? सच को जानने के लिए मैंने ठान लिया कि मुझे अतीत के बारे में सब कुछ पता करना ही होगा। गांव के बुजुर्ग औरतें अक्सर मंदिर के पीछे पुराने बरगद के नीचे बैठकर बातें करती थी। मैं भी वहां पहुंच गई और चुपचाप उनकी बातचीत सुनने लगी। एक बुजुर्ग औरत ललिता काकी कह रही थी,
अनुपमा बचपन से ही थोड़ी अलग थी, अपने माँ बाप की इकलौती संतान। पढ़ने में तेज, लेकिन किसी से जरा भी ज्यादा नजदीकी नहीं बनाती थी। दूसरी ने कहा, और जब उसकी शादी हुई थी तो पहली ही साल में उसका बच्चा चला गया था। सुना है किसी ने उसके खाने में कुछ मिला दिया था। तभी से वो बर्तनों को लेकर बहुत सतर्क हो गई। मेरे कान खड़े हो गए। तो ये डर और शक माँ के अंदर बहुत पहले से था। मैंने धीरे से पूछा, काकी अनिका यानी मेरी ननद के बारे में आप क्या जानती हैं? ललिता काकी ने गहरी सांस लेकर कहा, अनिका वो तो अनुपमा की जान थी, लेकिन कभी कभी जब कोई अनजानी बात उठती तो अनुपमा के चेहरे पर ऐसा डर आ जाता था, जैसे उसे किसी से अनिका को खोने का डर हो। तो फिर अनिका की मौत। काकी ने मेरी बात काट दी। बेटा, कई बार लोग अपने डर को रोकने के चक्कर में वही गलती कर बैठते हैं जिससे वो डरते हैं। ये सुनकर मेरे मन में एक अजीब शक पैदा हुआ। क्या माँ ने अनिका को बचाने के लिए ही थाली का मंत्र पढ़ा था, लेकिन कुछ उल्टा हो गया? या फिर से सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है और असली वजह कुछ और ही है? उस रात मैं सोने का नाटक कर रही थी। माँ अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर बाद पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मैं धीरे धीरे करके उनके कमरे में पहुंची। दीवार के कोने में रखी उनकी पुरानी अलमारी पर नजर पड़ी, जिसे उन्होंने शायद जल्दी में घुमाकर ठीक से लॉक नहीं किया था। अलमारी खोलते ही कपड़ों की तहों के बीच एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा मिला। उसमें रखी थी एक चांदी की माला, एक पीला कपड़ा और एक काली जिल्द वाली डायरी। मैंने डायरी उठाई। पहले पन्ने पर साफ लिखा था, अनुपमा व्यक्तिगत लेखा। पन्ने पलटते पलटते मेरी नजर एक तारीख पर रुकी, 14 अप्रैल यानी कनिका की मौत की रात। उस रात की एंट्री पढ़ते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। अनिका का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा है। मैंने उसे बचाने के लिए थाली में वो मंत्र पढ़ा था ताकि उसकी तबीयत सुधर जाए, लेकिन जैसे ही उसने पहला कौर लिया, उसके होंठ नीले पड़ने लगे। मुझे समझ नहीं आया कि मंत्र उल्टा असर कैसे कर गया। शायद मैंने किसी शब्द में गलती कर दी। मेरी सांस अटक गई। इसका मतलब अनिका की मौत कोई जानबूझकर की गई हत्या नहीं थी, बल्कि माँ की एक गलती थी। लेकिन फिर उन्होंने ये बात किसी को क्यों नहीं बताई? डायरी में आगे लिखा था, अगर ये सच किसी को पता चला तो लोग समझेंगे कि मैंने अपनी ही बेटी को मार डाला। इसीलिए इस थाली को मैं कभी किसी और को नहीं छूने दूंगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, गुस्से, दुख और उलझन के। अब मैं जानती थी कि मेरी सास गुनहगार और शिकार दोनों है। सुबह होते ही मैंने ठान लिया, आज मैं माँ से सब कुछ पूछ कर रहूंगी। रसोई में वो आटे का गोला बना रही थी, चेहरे पर हमेशा की तरह शांत भाव। लेकिन अब मुझे पता था, इस शांति के नीचे तूफान दबा है। मैंने धीरे से कहा, माँ, कल रात मैंने आपकी अलमारी खोल दी थी। उनके हाथ रुक गए। उसमें तुमने क्या देखा? आपकी डायरी। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम्हें वो पढ़ने की इजाजत किसने दी? माँ, मुझे सच्चाई जाननी थी। मेरी आवाज कांप रही थी। अनिका की मौत कोई हत्या नहीं थी, ये आपकी गलती थी, है ना माँ? माँ ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। हाँ बहू, मैंने अनिका को बचाने के लिए मंत्र पढ़ा था, पर एक शब्द गलत निकल गया और उसी एक गलती ने मेरी बेटी की जान ले ली। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा। तो आपने ये बात किसी को क्यों नहीं बताई? क्योंकि अगर लोग जानते कि मैंने तांत्रिक मंत्र का इस्तेमाल किया है तो वो लोग मुझे चुड़ैल कहकर गांव से निकाल देते, और मैं अनिका के नाम पर ये कलंक नहीं चाहती थी। मैं उनकी आंखों में देख रही थी, लेकिन तभी उन्होंने धीमी आवाज में कहा, लेकिन बहू, अनिका की मौत सिर्फ मेरी गलती से नहीं हुई थी। उस रात किसी ने थाली में कुछ और भी मिलाया था। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मतलब कोई और भी शामिल था? माँ ने सिर हिलाया। हाँ, और वो इंसान हमारे ही घर में है। माँ की आंखों में डर और गुस्सा एक साथ था। उन्होंने आहिस्ता से कहा, बहू, मुझे शक है अनिका की मौत में तुम्हारे ससुर का हाथ था। मैं जैसे पत्थर बन गई। पापा जी, लेकिन क्यों? माँ ने गहरी सांस ली। अनिका की शादी एक जमींदार के बेटे से होने वाली थी, लेकिन तुम्हारे ससुर को वो रिश्ता पसंद नहीं था, क्योंकि उनकी जमीन और इज्जत दोनों पर असर पड़ता। अनिका ने भी साफ मना कर दिया था किसी और से शादी करने को। मैंने अविश्वास में कहा, लेकिन ये तो वजह नहीं कि अपनी बेटी की जान ले ले। माँ ने कड़वी हंसी हंसी।
तुम्हें अपने ससुर का असली रूप नहीं पता बहू। वो अपनी इज्जत के लिए किसी को भी मिटा सकते हैं। मैंने देखा था उस रात, थाली रसोई से निकली तो बिल्कुल साफ थी, लेकिन जब अनिका के सामने पहुंची उसमें हल्की सी कड़वी गंध थी, जो चांदी पर मिलाए गए जहर की होती है। तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? मैंने किया। मैंने मंत्र पढ़ा ताकि अगर उसमें कुछ जहर हो तो असर ना करे, लेकिन मेरी गलती और उनका जहर, दोनों ने मिलकर अनिका की जान ले ली। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। अनिका की मौत एक हादसा नहीं बल्कि आधी साजिश और आधी गलती थी, और ये साजिश मेरे अपने घर के सबसे बड़े स्तंभ से जुड़ी थी, मेरे ससुर। उस शाम मैं चुपचाप अपने ससुर के कमरे के बाहर खड़ी थी। अंदर से उनकी भारी सी आवाज आ रही थी। वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे। हाँ, वो मामला तो बहुत पहले निपट गया। अब कोई सबूत नहीं बचा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या ये अनिका की मौत की बात कर रहे थे? मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खटखटाया। पापा जी, मुझे आपसे बात करनी है। उन्होंने चश्मा उतारा और गंभीर निगाहों से मुझे देखा। कहो बहू, क्या बात है? अनिका दीदी की मौत क्या सच में हादसा थी? उनकी भौवें तन गई। किसने तुम्हें उकसाया ये सवाल पूछने के लिए? सच तो सबको पता होना चाहिए, मैंने सीधा कहा। माँ को शक है आपने थाली में कुछ मिलाया था। उनकी आंखों में ठंडी चमक उभरी। अनुपमा ने ये कहा। मैंने सिर झुका लिया लेकिन जवाब नहीं दिया। वो कुर्सी से उठे और धीरे धीरे मेरी ओर आए और बोले, हाँ, मैंने थाली में वो डाला था लेकिन जहर नहीं। मेरी सांस अटक गई। तो फिर क्या? एक जड़ी जो किसी को कमजोर कर देती है ताकि वो मेरी बात मानने पर मजबूर हो जाए। मैं बस चाहता था कि अनिका अपनी शादी के लिए हामी भर दे, लेकिन उस रात किसी ने उस जड़ी में सचमुच का जहर मिला दिया। मैं जैसे सुनने के बाद भी यकीन नहीं कर पा रही थी। मतलब असली कातिल आप भी नहीं थे। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं बहू, और अगर मैं सही हूँ तो असली कातिल अब भी हमारे बीच में है और वो हम दोनों पर नजर रख रहा है। ये सुनकर मेरे पूरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। अब ये मामला सिर्फ अतीत का नहीं था, बल्कि मेरी अपनी जान पर भी खतरा मंडरा रहा था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। ससुर जी की बात कानों में गूंज रही थी। असली कातिल अब भी हमारे बीच है। मैंने तय किया, अगर सच तक पहुंचना है तो शुरुआत रसोई से करनी होगी, क्योंकि खेल की पहली चाल हमेशा थाली से शुरू होती थी और थाली रसोई में निकलती थी। अगली सुबह सबके बाहर जाने के बाद मैं अकेली रसोई में थी। अलमारियों के ऊपरी खाने में एक पुराना धूल भरा लोहे का डब्बा रखा था, जिसे कभी कोई नहीं छूता था। मैंने कुर्सी पर चढ़कर उसे उतारा। ढक्कन खोलते ही एक तेज कड़वी सी गंध नाक में घुस गई। गंध अजीब थी। मैंने मिट्टी, धुआं और कुछ सड़ा हुआ मिलकर बना हो। डिब्बे के अंदर एक पारदर्शी थैली थी, जिसमें गहरे भूरे रंग का पाउडर रखा था। साथ में एक छोटी सी शीशी भी थी, जिस पर फीके अक्षरों में लिखा था, सपनों की राख। मैंने शीशी खोली तो अंदर राख जैसी बारीक चीज थी, लेकिन गंध ऐसी कि सांस रोकनी पड़ी। ये कोई सामान्य मसाला नहीं था। ये किसी भी तरह का शक्तिशाली जहर या नशीला पदार्थ था। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट हुई। मैंने जल्दी से डब्बा बंद किया और पीछे मुड़ी। दरवाजे पर मेरी ननद मोनिका खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ और, एक ठंडी रहस्यमयी चमक। भाभी, क्या ढूंढ रही हो? मेरे हाथ अभी डिब्बे पर ही थे। मैंने सहज बनने की कोशिश की, बस पुराने मसाले देख रही थी। मोनिका धीरे से रसोई में आई और बिना कुछ कहे डिब्बा मेरे हाथ से लेकर ऊपर सेल पर रख दिया। ये चीजें किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए, समझी? उसकी आवाज में वो मीठापन नहीं था जो एक बहन में होना चाहिए, बल्कि उसमें चेतावनी थी। मेरे दिमाग में जैसे घंटी बजी। क्या मोनिका ही इस खेल की असली खिलाड़ी है? मोनिका की आंखों में वो चमक देखकर मैं समझ गई, मुझे अब सीधे सीधे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पर अगर मैं उससे सवाल करती हूँ तो वो सतर्क हो जाती। इसीलिए मैंने चुप रहने का फैसला किया और नजर रखने का भी। उस रात सब सो चुके थे, लेकिन मुझे हल्की आहट सुनाई दी। मैंने धीरे से अपना कमरा छोड़ा और बरामदे की छाया में छिप गई। मोनिका रसोई में गई और ऊपरी शेल्फ से वही पुराना डिब्बा उतारा। उसने सावधानी से डिब्बा खोला, उसमें से कुछ पाउडर लिया और एक छोटी सी शीशी में भर लिया। फिर उसने डिब्बा वापस रख दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे गई। वो आंगन के पुराने कुएं के पास पहुंची और चारों ओर देखने लगी। फिर उसने उस शीशी को कुएं के पास रखी लकड़ी की पेटी में छुपा दिया। मेरे मन में सवालों का तूफान था। ये पाउडर आखिर है क्या?
और वो इसे छुपा क्यों रही है? अगले दिन मैंने मौका पाकर वो लकड़ी की पेटी खोली। शीशी वही थी, लेकिन उसके नीचे एक मुड़ा तुड़ा कागज भी रखा था। कागज पर जल्दी जल्दी लिखे शब्द थे, मंत्र और जहर साथ मिलेंगे तभी असर पूरा होगा। मेरे हाथ कांप गए। इसका मतलब अनिका की मौत कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि योजना बनाकर किया गया काम था। और सबसे डरावनी बात, मोनिका मंत्र और जहर दोनों के बारे में जानती थी। मैंने ठान लिया, आज मोनिका से सीधे सीधे पूछना है। शाम को जब सब बाहर थे और घर में सिर्फ हम दोनों थे, मैंने उसका रास्ता रोक लिया। मोनिका, ये खेल बहुत लंबा हो गया। मंत्र, जहर और अनिका दीदी की मौत तुम सब जानती हो। मोनिका पहले तो चौंकी, फिर मुस्कुराई। तो भाभी, आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गया। तुमने ही अनिका दीदी को मारा है ना? मेरी आवाज तेज थी। उसकी मुस्कान गहरी हो गई, लेकिन उसने सिर हिलाया। नहीं, मैंने नहीं मारा। मैंने तो बस मारे जाने का इंतजाम किया था। मैंने अविश्वास में कहा, मतलब? मोनिका आगे झुकी और धीमी आवाज में बोली, उस रात मैंने थाली में सपनों की राख डाली थी, ताकि अनिका गहरी नींद में चली जाए और घर के बाहर से जाना आसान हो। असल में मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि उसे जिंदा किसी और जगह भेज दूं, जहां वो पापा की शादी की जिससे बच सके। मैं हक्की बक्की रह गई। तो फिर उसकी मौत कैसे हुई? मोनिका ने ठंडी सांस ली। क्योंकि किसी ने मेरी दी हुई थाली में असली जहर मिला दिया था, और वो इंसान मैं आज तक नहीं पहचान पाई। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मतलब असली कातिल अब भी हमारे बीच में है, और वो ना मैं हूँ, ना अनुपमा, ना ससुर जी, और ना ही मोनिका। मोनिका ने मुझे घूरते हुए कहा, भाभी, अगर हमें सच जानना है तो हमें मिलकर काम करना होगा, क्योंकि अगला नंबर हम दोनों का भी हो सकता है। मोनिका की बात सुनकर मेरे भीतर डर और गुस्सा दोनों बढ़ गए। अगर सच में असली कातिल अब भी हमारे बीच है, तो हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। मैंने मोनिका से कहा, ठीक है, हम साथ काम करेंगे, लेकिन हमें सबूत चाहिए। हमने एक योजना बनाई। अगले दिन माँ की सालगिरह थी और घर में बड़ा खाना बनना था। हमने तय किया कि थाली में नकली जहर डालकर देखेंगे कि कौन उसे बदलने की कोशिश करता है। सुबह से ही रसोई में हलचल थी। मैंने रसोई के कोने में एक छोटा कैमरा कलम रख दिया, जो सीधे मोबाइल से जुड़ा था। मोनिका ने एक थाली में हल्का सा कड़वा, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित पाउडर डाल दिया था, जो देखने और सूंघने में असली जहर जैसा लगे। दोपहर होते होते सब अपने अपने काम में लग गए। हम दोनों रसोई से बाहर आए और कोने से कैमरे का लाइव वीडियो देखने लगे। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, फिर स्क्रीन पर एक परछाई दिखाई दी। धीरे धीरे वो परछाई साफ हुई। ये मेरी अपनी सास थी। उन्होंने थाली उठाई, सूंघा, और फिर उसमें एक छोटी शीशी से कुछ मिला दिया। उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि थी। मोनिका ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ा। देखा, असली खेल तो यहीं से शुरू हुआ था और खत्म भी यहीं होगा। कैमरे में सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। मेरी सास अनुपमा थाली में कुछ डाल रही थी, जैसे ये उनके लिए कोई आम काम हो। मोनिका के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। हमें पक्के सबूत के साथ सामना करना होगा। शाम को जब सब खाने के लिए बैठे, मैंने थाली सबके सामने रख दी। माँ, ये वही थाली है जिसमें आपने कुछ डाला था। कैमरे में सब दिख गया था। अब आप सच बताइए। कमरे में सन्नाटा छा गया। ससुर जी ने हैरानी से माँ की ओर देखा। अनुपमा, ये क्या है? माँ ने पहले तो चुप्पी साध ली, फिर अचानक उनकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैंने डाला था, और 5 साल पहले भी डाला था। मेरी सांस रुक गई। मतलब अनिका दीदी की मौत। माँ ने गहरी सांस ली। मैंने उसे नहीं मारा। उस रात मैंने थाली में एक खास जड़ी बूटी डाली थी, जो अनिका को बहुत बीमार बना देती, ताकि उसकी शादी रुक जाए और वो घर में रह सके। मुझे डर था कि शादी के बाद वो हमसे दूर चली जाएगी, और मेरी देखभाल कौन करेगा। मैं हैरान थी, लेकिन अनिका दीदी की मौत कैसे हुई? माँ की आवाज टूट गई, क्योंकि किसी ने मेरी डाली हुई जड़ी में सचमुच का जहर मिला दिया था। जब तक मुझे पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोनिका की आंखों में भी हैरानी थी। मतलब माँ और मोनिका दोनों ने सोचा था कि वे बस अनिका को रोक नहीं रही हैं, लेकिन असली कातिल कोई और है। किसी और ने बीच में चाल चलकर उसे सच में मार दिया। अब तस्वीर साफ हो रही थी। असली कातिल अब भी सामने नहीं आया था, और वो हमें आपस में लड़ाकर बच निकला था। माँ का सच सुनकर हमारे भीतर का शक एक नई दिशा में मुड़ गया। अब साफ था, कातिल कोई ऐसा है जो रसोई तक पहुंच सकता है और घर के हर राज को जानता है। मोनिका ने धीरे से कहा,
और ऐसा सिर्फ घर का ही कोई कर सकता है, बाहर वाला नहीं। हमने तय किया कि अगली बार हम कातिल को रंगे हाथ पकड़ेंगे। योजना सीधी थी, थाली में फिर से नकली जहर डालना, लेकिन इस बार थाली पर हल्की सी पेंट की एक परत लगाना जो सिर्फ छूने से उंगलियों पर निशान छोड़ देगी। 2 दिन बाद हमने वही किया। थाली को सावधानी से रसोई में रखा और छिपकर इंतजार करने लगी। करीब आधे घंटे बाद रसोई में किसी के कदमों की आहट हुई। हमने खिड़की से झांक कर देखा, ये हमारे ससुर जी थे, जिन्होंने चारों ओर देखा और फिर थाली में कुछ डाला। उनके चेहरे पर ठंडा और निश्चिंत भाव था, जैसे ये उनके लिए नया नहीं हो। हमने एक दूसरे की ओर देखा। ये पल हमें यकीन दिलाने के लिए काफी था। रात को जब सब खाना खाने बैठे, मैंने सीधा कहा, आज थाली को जिसने छुआ उसके हाथ पर नीला रंग होगा। सबके हाथ मेज पर थे और ससुर जी की उंगलियों के किनारों पर हल्का सा नीला निशान साफ दिख रहा था। वो मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में दया नहीं थी। तुम दोनों बहुत चालाक हो गई हो, लेकिन तुम नहीं जानती कि ये खेल क्यों शुरू हुआ था। उनके शब्दों से लग रहा था असली वजह अब सामने आने वाली है। एक ऐसी वजह जो पिछले 5 साल से इस घर पर साया बनकर लटकी हुई थी। ससुर जी ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर पीछे टिक गए। तुम सोच रही हो मैं अपनी ही बेटी को क्यों मारना चाहूंगा, लेकिन तुम नहीं जानती, अनिका मेरी बेटी नहीं थी। कमरे में जैसे हवा थम गई, माँ की आंखों में आंसू आ गए। ये क्या कह रहे हो, वो मेरी बेटी थी। ससुर जी ने ठंडी नजर से कहा, तुम्हारी बेटी थी, लेकिन मेरे लिए वो एक बोझ थी। वो किसी और की औलाद थी और मैं उसकी परवरिश सिर्फ इसीलिए कर रहा था क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया था। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो अपनी असली माँ बाप की विरासत की हकदार है, तो मैंने तय कर लिया कि वो ये घर छोड़कर कभी नहीं जाएगी। मोनिका ने गुस्से में कहा, तो आपने जहर देकर उसे मार डाला? वो मुस्कुराए, नहीं, मैंने जहर नहीं दिया। मैंने बस अनुपमा के डाले हुए पाउडर में थोड़ी सी ऐसी दवा मिला दी थी जो दिल का दौरा ला सकती थी। बाकी काम किस्मत ने कर दिया। मेरे भीतर घृणा और गुस्सा दोनों भर गए। मतलब आपने ना सिर्फ एक मासूम को मारा, बल्कि सालों से सबको शक और डर में जीने पर मजबूर किया। ससुर जी ने सिर झुका लिया। हाँ, और मैं ये सब करता रहता अगर तुम दोनों ने मुझे पकड़ नहीं लिया होता। माँ फूट फूट कर रो पड़ी। मोनिका ने पुलिस को फोन मिलाया और पहली बार इस घर की दीवारों में वो डर का साया हटने लगा जो 5 साल से सबको घुटन दे रहा था। लेकिन मेरे दिल में एक सवाल अब भी था। अगर अनिका की मौत का सच अब सामने आ गया है, तो वो पुरानी थाली जिसे माँ आज तक किसी और को छूने नहीं देती, आखिर उसके पास क्यों है? ससुर जी को पुलिस ले गई, लेकिन मेरे मन में अब भी उस थाली को लेकर सवाल था। 5 साल से माँ उसी थाली में खाना खाती थी, किसी और को छूने भी नहीं देती। उस रात जब सब सो गए तो मैं माँ के कमरे में गई। थाली उनके बिस्तर के पास रखी थी, जैसे वो कोई कीमती चीज हो। मैंने धीरे से पूछा, माँ, अब तो सच सामने आ गया है, लेकिन ये थाली आप इसे क्यों संभाल कर रखती हैं? माँ की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने थाली को अपने सीने से लगा लिया। ये वही थाली है जिसमें आखिरी बार मैंने अनिका को अपने हाथ से खाना खिलाया था। उस दिन उसने कहा था, माँ आपकी थाली में खाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर वो मुझसे हमेशा के लिए दूर चली गई। उनकी आवाज टूट गई। जब जब मैं इस थाली में खाती हूँ, लगता है जैसे वो मेरे सामने बैठी है, हंस रही है। मैं उसे भूल नहीं सकती। ये थाली मेरी आखिरी याद है। मेरी आंखों में भी आंसू बह निकले। मैंने थाली को छूकर महसूस किया। उस पर समय की खरोंचें थी, लेकिन उसमें माँ का प्यार और दर्द दोनों समाये थे। उस दिन मुझे एहसास हुआ, कभी कभी चीजें सिर्फ धातु या लकड़ी नहीं होती, वो हमारे रिश्तों की कहानी, हमारी यादों का घर होती हैं। थाली का रहस्य सुलझ गया था, लेकिन उस थाली में अब भी एक बेटी की मुस्कान, एक माँ का प्यार और एक अधूरी दास्तान जिंदा थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।